नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सरैया थाना क्षेत्र के बतरौलिया चौक के समीप सड़क पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ऑटो पर सवार दंपत्ति की हुई मौत। मोतीपुर थाना क्षेत्र के झीघा मोड़ पर अपराधियों ने लूटपाट के दौरान बर्तन व्यवसायी की गोली मारकर की हत्या। और समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सरैया थाना क्षेत्र के बतरौलिया चौक के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ऑटो पर सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दंपत्ति बसंतपुर पट्टी गांव का रहने वाला था। जिले में रफ्तार का कहर जारी है। बुधवार की अहले सुबह सरैया थाना क्षेत्र के बतरौलिया चौक के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ऑटो में बैठे दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दंपत्ति की पहचान सरैया थाना क्षेत्र के बसंतपुर पट्टी गांव निवासी रंजन झा और उनकी पत्नी पिंकी देवी के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह रंजन झा अपनी पत्नी के साथ घर से मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने के लिए ऑटो से जा रहे थे। इसी क्रम में बतरौलिया के समीप यह हादसा हुआ। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय पीएचसी में भर्ती करवाया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कि ये दिल्ली जाने वाले थे, 3:30 बजे इनकी गाड़ी थी। 2 बजे घर से निकले हैं। उसके बाद घर से 2-3 किलोमीटर आगे जाकर के घटना हुई है। किसी अज्ञात वाहन द्वारा ठोकर लगा। कितने बजे घटना है ये घटना है आपको 2 और 1:30 के बीच की। क्या चीज़ से थे ये लोग? ऑटो से थे। ऑटो में टोटल कितने सवारी बैठे हुए? 7 आदमी थे। दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जा रहे थे। कैसे आप लोगों को फिर पता चला? थाना से फ़ोन गया है तो पता चला है हम लोग को। मैं तो क्या देखा था? आए तो एक तो स्पॉट डेट था इनकी पत्नी पिंकी देवी, और रंजन कुमार झा को रेफ़र किया गया था हायर चिकित्सा के लिए। ये भी रास्ते में कर्जा के आसपास में इनका भी डेथ हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ? उसके बाद यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए। क्या नाम था मृतक दोनों का? रंजन कुमार झा और उनकी पत्नी। जिले में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। मोतीपुर क्षेत्र के झीघा मोड़ पर सरेआम अपराधियों ने लूटपाट के दौरान बर्तन व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी। जिले में व्यवसायी लगातार अपराधियों के निशाने पर है। मंगलवार की रात अपराधियों ने एक बर्तन व्यवसायी की उसके बेटे के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मोतीपुर थाना इलाके के पचरोखी रोड में झीघा मोड़ की है। मृतक बर्तन व्यवसायी राजेश शाह की दुकान मोतीपुर बाजार में है। दुकान बंद करके वो अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने दोनों पिता पुत्र से लूटपाट की और विरोध करने पर पिता राजेश को गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायल राजेश शाह को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक राजेश शाह मोतीपुर के सेदुआरी गांव के निवासी थे। वो बर्तन के साथ थोड़ा बहुत जेवर का भी कारोबार करते थे। जानकारी के मुताबिक रोज की तरह दुकान का आभूषण बैग में रखकर राजेश अपने साथ ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार 3 अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक करके घेर लिया और बैग छीनने लगे। बैग नहीं देने पर राजेश शाह की पिटाई शुरू कर दी। राजेश शाह का 15 वर्षीय पुत्र भी उनके साथ दुकान से घर लौट रहा था। अपराधियों ने उससे भी पीटा। इस दौरान राजेश शाह ने जब लूटपाट और पिटाई का विरोध किया तो इससे झल्लाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। पहले ऐसा घटना हुआ था एक बार, और जो है उनको उसी जगह पर यानी बंदूक के नल से मार उड़ के पीट के और पैसा चोरी छीन जो भी है छिनतौती कर लिया था। और फिर 2-2.5 महीना बीतने के बाद ये कल का बात है, कल से 18 तारीख को जो घटना स्थल पर जो हुआ 6 बजे के बीच में ऐसा घटना हुआ है। प्रथम नंबर क्या हुआ कि जैसे ही वो
आ रहे थे, झिंगा के तरफ से आ रहे थे और उस बाइक पर जो है पैरों से मार करके गाड़ी को गिरा दिया गया। और गाड़ी को गिराने के बाद में तीन आदमी से क्या हुआ, उनको पकड़ लिया गया। अब पकड़ने के बाद में पहले तो गोली मार दिया और गोली मार देने के बाद में क्या हुआ कि पैसा जो भी है उनका छीन लिया गया और एक लड़का उनके साथ में था तो उनको मार पीट के उस बच्चे को पैर पकड़ लिया कि जो भी करना है आप पापा को छोड़ दीजिए, जो लेना है आप ले लीजिए, लेकिन मेरे पापा को मत मारिए। जब तक एक गोली जो है मार चुका था। मैं तो दुकान पे थे, हमको फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे चाचा को गोली लग गया। तो हम घटनास्थल पे पहुँचे तब तक पीएससी मोतीपुर में उनको एडमिट कराया गया और वहाँ से मतलब अच्छा चिकित्सा के लिए, मतलब अच्छा ट्रीटमेंट के लिए उनको मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। और हम यहाँ मेडिकल पहुँचे तो माँ जानकी में यहाँ पे पहुँचे बैरिया में, तो वहाँ पे पता चला कि नहीं, वो डॉक्टर साहब चेकअप किए, बताया कि नहीं इनका हार्ट अटैक से मौत हो गया। गोली लगने के बाद हार्ट अटैक आ गया जी। कहाँ पे गोली लगा हुआ था उनको? गोली पेट में लगा हुआ है। कितना गोली लगा हुआ था? गोली क्या, तो एक ही गोली लगा हुआ है। अच्छा, फिर आगे आप लोग क्या किया? आगे तो क्या लग रहा है, परिजन हैं आप लोग, कौन लोग ये घटना को अंजाम दिया है? अरे उसके अड़ोस पड़ोस का ही लोग है जो व्यवसाय करता है, हम लोग को तो उसी पे डाउट है। देखिए कौन कौन है? जैसे में नाम हम बता नहीं सकते, हमको खुद पता नहीं, चूँकि हम वहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन पता है इतना कि व्यवसाय करने वाले लोग, ये भी बिजनेसमैन है और वो भी बिजनेसमैन है। पहले से किसी नहीं, कोई बात विवाद कुछ भी नहीं था। 2-3 महीना पहले भी घटना कुछ अंजाम, और 2-3 महीना पहले भी ये टारगेट पे लिया था कि मार देंगे। तो जो घटना हुई है वो लूटपाट के क्रम में हुई है, आपसी रंजिश के चक्कर में? नहीं, लूटपाट के क्रम में हुई है। पुलिस का क्या रोल है अभी तक? आपसी रंजिश भी इसमें मिला। पुलिस का क्या रोल है अभी तक? पुलिस इस पर छानबीन कर रही है। जो छानबीन करी, आप लोग संतुष्ट हैं? छानबीन कर रही है, हमको तो बताया जा रहा है कि आप संतुष्ट रहिए, हम कर आजे हुआ, अब आगे क्या होता है उसके बाद। सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि की निकासी करने में मृत व्यक्ति के परिजनों के चप्पल घिस जा रहे हैं, फिर भी उन्हें ये राशि प्राप्त नहीं हो रही है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अनुग्रह अनुदान की राशि को लेने के लिए आपको दौड़ते दौड़ाते चप्पल घिस जाएगा, पर बिना रिश्वत दिए आपको मुख्यमंत्री अनुग्रह अनुदान राशि का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसी भी आदमी की जब सड़क दुर्घटना या अन्य किसी घटना में मौत हो जाती है तो उस वक्त विधि व्यवस्था की स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता है और उस वक्त पीड़ित के पक्ष में लोग सड़क जाम कर देते हैं। ऐसी स्थिति को संभालने के लिए तुरंत अंचलाधिकारी पहुंचते हैं और 4 लाख रुपए का चेक देकर मामले को शांत करा दिया जाता है। उसके बाद उस पैसे के लिए आपको दौड़ाते दौड़ाते चप्पल घिसकर टूट जाएगा, पर आपको यह मुख्यमंत्री अनुग्रह अनुदान की राशि प्राप्त नहीं होगी। ज़्यादातर मामलों में यही स्थिति होती है और लोगों का सरकार के इस व्यवस्था से विश्वास उठने लगता है। दरअसल यह मामला ज़िले के कांटी प्रखंड का है, जहां कांटी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 के यश कुमार की कांटी NH 28 के सर्विस लेन में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। उस समय के तत्कालीन अंचलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और 9/6/2019 को 4 लाख रुपए का चेक देकर मामले को शांत करा दिया गया, पर वह 4 लाख रुपए आज तक पीड़ित परिवार को नहीं मिला। मृतक बच्चे के पिता बबलू कुमार सोनी ने बताया कि प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक दौड़ते दौड़ते थक गए, हवाई चप्पल घिस गया, पर आज तक वह राशि नहीं मिला। अब तो सरकार की ऐसी व्यवस्था से विश्वास उठने लगा है, बल्कि इस राशि के लिए 50,000 रुपये का नजराना मांगा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आखिर कहां से 50,000 रुपये दें कि वह राशि हमें मिल सके। इसे इन श्याम से जो पहले के DM साहेब चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी, हाँ, उनको भी यह चीज़ कहा गया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हाँ, वो अपने डायरी में भी लिखवाए थे। उसके बाद में उनका ट्रांसफ़र भी हो गया यहाँ से। अब दूसरे DM साहब आए यहाँ पर जिला में और हम बहुत परेशान हैं दौड़ते दौड़ते। SDO साहब के बराव के हम गए थे, तो वहाँ पैसा का डिमांड हो रहा था। हाँ, कि पैसा लगेगा तुम्हारा काम होगा, नहीं तो धूल फाँकते रहेगा। कितने पैसे का डिमांड? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। हम गरीब आदमी है, कहाँ से देंगे सर? चाय बेचते हैं, फूट फाट के। नहीं देने पर क्या कहा गया? धूल फाँकेगा, लिख देंगे एक लाइन, धूल फाँकते रहेगा हमेशा के लिए।
कितने दिनों से दौड़ रहे हैं? 2 वर्ष हो रहा है उनके यहाँ, तो हम 2 महीना से दौड़ रहे हैं। SDO साहब के करा। इस पूरे मामले पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि अधिकारी और पदाधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री मंत्री को जनता की नज़र में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी और पदाधिकारी के खिलाफ जिलाधिकारी ने शिकायत की जाएगी और उससे भी नहीं होने पर मुख्यमंत्री तक यह बातें पहुंचाई जाएगी। योजना है बशर्ते यहाँ के जिला में जो बैठे हुए हैं, प्रखंड स्तर पर, अंचल स्तर पर जो कर्मी बैठे हुए हैं, इन लोगों के द्वारा इस योजना को, जो लाभुक को बहुत ही परेशान किया जाता है। हम लोग तो देखते हैं कि किसी तरह का हो हंगामा न हो, अशांति न फैले, शांति बना रहे, इसलिए किसी तरह का रोड जाम हंगामा न होने देते हैं। आश्वासन देकर इन लोगों को हम शांत करते हैं। बशर्ते आज देखिए इनका 2 साल हो गया, इसके बच्चा लड़का मरा था 9/6/2019 को, लेकिन आज तक ये लड़का दौड़ रहा है लगातार, जिला से लेकर कांटी, कांटी से जिला तक, और बार बार जाने के बाद इन लोग के द्वारा मैंने इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है लोग कि कब इनका काम होगा नहीं होगा। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें अवैध उगाही की जो है नियत रहती है? बिल्कुल, ये लग रहा है, ये तो दर्शा रहा है ना। तो देखिए ना 2 साल हो गया, इससे तो यही साबित हो रहा है ना। बूढ़ी गंडक नदी के तेवर से सहमे लोग अब अपना आशियाना बांध पर बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर की सभी नदियों में उफान के बाद अब लोग जो हैं वो पलायन करना शुरू कर चुके हैं। हम अपने दाहिने साइड दिखाना चाहेंगे कि ये छीट भगवतीपुर का इलाका है, जहाँ पे बांध पे लोग जो हैं वो पलायन करना शुरू कर चुके हैं। बांध पे अपना अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिए। देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीर छीट भगवतीपुर बांध की तस्वीर है। और यहाँ जो महिला उनसे क्या हुआ? अरे यहाँ सप्तरदार आया हुआ है, पूरा पानी से हम लोग घर में पूरा पानी घुस गया है, बाल बच्चा भूखे से मर रहा है। और रहने का पानी आ गया है, वहाँ माया स्थान तक आ गया है। पहुँच गया है जी। कितना पानी है? डर इतना पानी है पूरा। यहाँ पे कैसे आप लोग रहेंगे इस तरीके से? रहते हैं तो जो भगवान लिख दे वो इसी हिसाब से रह रहे हैं, और उससे ज़्यादा तो यहाँ ताड़ी दारू का बिक्री का इसका तो कोई उपाय नहीं है। आदमी लोग पीता है भर दिन, और गुमटी 24 घंटा खुला रहता है। कमरे में कितने लोग हैं आपके? 52 लोग हैं। सब लोग बांधे पे रहना है जी। हर साल रहते हैं? जी 8 साल रहते हैं, मगर इससे ज़्यादा हम लोग को दुख होता है, ये ताड़ी दारू के पास खड़ा 24 घंटा खुला रहता है, रात के 12 बजे तक खुला रहता है। कितने आपके जैसे घर होंगे जो यहाँ से लेकर वहाँ तक लोग रहते हैं? 5000 घर होगा। तो साफ तौर पे देख सकते हैं ये छीट भगवतीपुर का इलाका है। फिर से हम दिखाना चाहेंगे कि बांध के दोनों साइड यहाँ जो आसपास के मोहल्ले जिनके घर में पानी घुसना शुरू हो गया है, वो लोग यहाँ बांध पे अपना अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिए। क्या हुआ? बाढ़ पीड़ित में हम लोग गुजर रहे हैं, कोई साधन नहीं है, बाढ़ गुजर रहे हैं, बाढ़ पर मैं घर बना रहे हैं। इससे आगे हम क्या बोलें? पानी घर में घुस गया आप लोग? पानी मेरे घर में बहुत ठेवना पानी घुसा हुआ है। मजबूरी में मैं बांध अगोड़े आए हैं। क्या गो बच्चा है आपका? 3 गो बच्चा है। छोटा बच्चा है जी। बांध पे इस तरीके से रह रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? अब क्या करें, मजबूरी, हम किसके ही आ जाएं? मेरे कोई साधन नहीं है तो हम कहाँ जाएं? ये जो लगा रहे हैं ये खरीदे हैं कि सरकार दिया है? सरकार नहीं दिया, मजबूरी में हम किसी और दोस्त महिम से मांग के लाए। ये भी कल चाहेगा तो ये भी ले जाएगा। अभी तक पन्नी वन्नी कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, यह कोई पहली बार ऐसा आप तिरपाल टंकी से पहले? नहीं, कई साल से हम लोग गुजार रहे हैं। लगभग कितने सालों से गुजार रहे हैं? ये 14 साल से हम लोग गुजार रहे हैं इसी स्थिति में। किस तरीके से हम इधर भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए लोग जो हैं वो पलायन करना शुरू कर चुके हैं। ये आपको छीट भगवतीपुर बांध है, और छीट भगवतीपुर गांव में बूढ़ी गंडक के पानी फैलने से, यानी लोगों के घर में घुसने से लोग जो हैं परेशान हो गए हैं, और किसी तरह अपना आशियाना वहाँ से उठाकर बांध पे रखकर छोटे, देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या हुआ है, क्यों बांध पे रह रही हैं? घर में दाहर आ गया, तब क्या करे, छोटा छोटा बच्चा है। अब वो बच्चा सब वो पानी में थोड़िए रह सके, गिरते तो वो मरिए जते। तब इसीलिए बांध पर ताल्लुक तो टेम्परोरी लोग बांस उस गार उड़ के अपन उन्नी घेर उड़ के अपन रह रहा है। घर में पानी वानी घुस गया है? हाँ। है? कितना पानी घर में है? अभी खिल्ली भर है। अच्छा, पानी लगातार बढ़ ही रहा है। अच्छा, छोटा छोटा बच्चा को लेकर रहने में डर नहीं लग रहा है आप लोगों को? क्या कर, चौकी पर रखे हुए हैं, अब मजबूरी बस
ऊपर वाला और गंगा मैया के मर्जी। अभी यही चलते डर तो लगे रहल है, बाकी तैयो मजबूरी में लोग है। सरकार और जिला प्रशासन के तिरपाल वगैरह आप लोगों को मिला है? ना अबरी नहीं पढ़े मिला। कुछ अपने पैसा से कर रही हैं तो क्या करे, मिलेगा देगा मुखिया के तो वो छोटा छोटा को पन्नी देगा। 2 मीटर में कितना दूर ले आटेगा। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि बांध के दोनों साइड लगभग सैकड़ों घर से ऊपर जो टेंट और पन्नी तिरपाल टांग के लोग रहना शुरू कर चुके हैं। अभी तक इन लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से ना तो कोई खाद्य सामग्री दिया गया, ना ही तिरपाल। ऐसे में इन लोगों को रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन करे तो क्या करे, यह कोई पहला साल नहीं, हर साल इसी तरह बाढ़ आता है और हर साल ये लोग अपना आशियाना बना के यहीं अपना समय गुजारते हैं। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सरैया स्थित भाजपा पिछड़ा मोर्चा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को सरैयागंज स्थित भाजपा पिछड़ा मोर्चा के कार्यालय में जिलाध्यक्ष भगवान लाल महतो की अध्यक्षता में मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने और देश की एकता और अखंडता के लिए उनका समर्पण और बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। आज की भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मुखर्जी की ही दूरदर्शिता का परिणाम है कि संसार में ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्होंने जीवन के केवल 52 साल के अंतिम 14 साल राजनीति में बिताए हो और इसी अल्पावधि में वे महानतम ऊंचाई को छूकर इतिहास में अमर हो गए हो। ऐसे महानतम महामानव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पर उन्होंने नमन करते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि हम सभी उनके आदर्श एवं विचारों को आत्मसात कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। दिवस जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन का जो दिन है आज 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ था कश्मीर में। उनको बलिदान दिवस के रूप में हमारी पार्टी मना रही है, पूरा देश भाजपा मना रहा है। हम लोग भी भाजपा पिछड़ा मोर्चा के बैनर तले हम लोग भी उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। उनके बलिदान दिवस के रूप में हम लोग भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का, उनके सपनों को हम लोग पूरा करने का हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम करेंगे। और देश में उनका ये सपना था कि धारा 370 कश्मीर से हटे। जो भाजपा के जो प्रधानमंत्री अभी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी अभी जो उनके सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं। पहला कार्यक्रम उन्होंने जब बने तो ये उनको धारा 370 कश्मीर से हटाने का काम किए, जो निश्चित रूप से उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि है। तो उनका सोच था कि एक झंडा, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान। तो इसमें भी सफलता हम लोगों ने पा लिया है, भाजपा ने पा लिया है। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की अहम बैठक कर अधिकारियों को लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। जिला समाहरणालय सभा कक्ष में बुधवार को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक जिलाधिकारी प्रणव कुमार
की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में जिले में चल रही तमाम केंद्रीय और राज्य सरकार की अहम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ ही लंबित योजनाओं को समय रहते पूरा करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय को और बेहतर बनाने पर जोर देना होगा। वहीं सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले में लंबित विकास योजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है ताकि एक समय सीमा के अंदर समस्या का निष्पादन हो सके। बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश विभाग को दिया गया है। बैठक में जो भी जिले में जो विकासात्मक योजनाएं हैं वो किसी कारण से लंबित हैं तो उसका समय पर उसे पूर्ण करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। विशेष करके एनटीपीसी कांटी की बहुत सारी योजनाएं हैं, NH 77, फिर इसके अलावा आरसीडी, रेलवे से संबंधित जो भी विकासात्मक योजनाएं हैं और विशेष करके बाढ़ के कारण जो रोड क्षतिग्रस्त हुए हैं उसको समय से पहले निर्धारित समय तक उसको पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इसमें बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण ग्रामीण कार्य विभाग के दोनों अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछा गया और उनका वेतन स्थगित रखा गया। एफसीआई गोदाम के मुख्य द्वार पर एफसीआई श्रमिक यूनियन के सदस्यों ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। 250 श्रमिकों का सामूहिक स्थानांतरण कर दिए जाने एवं श्रमिकों का इंसेंटिव रिकवरी मद में काटी गई राशि का भुगतान किए जाने सहित अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को नारायणपुर अनंत स्थित एफसीआई गोदाम के मुख्य द्वार पर ऑल इंडिया एफसीआई श्रमिक यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारी यूनियन के सहायक सचिव राजेश कुमार ने बताया कि 2020 से सेवानिवृत्त वीआरएस एवं मृत श्रमिकों के आश्रितों को ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश एवं वीआरएस बेनिफिट का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही कोरोना महामारी के बीच अचानक 250 श्रमिकों का सामूहिक स्थानांतरण कर दिया गया, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि स्थानांतरण आदेश को वापस लेने सहित अपनी विगत कई वर्षों से लंबित मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता है तो आगे आमरण अनशन पर सभी कर्मी चले जाएंगे। 15/6/2021 को अचानक रात्रि में 8:30 बजे तक हम श्रमिकों ने काम किया है। लगभग 10:30 बजे नोटिस बोर्ड पर ला करके हम लोगों का स्थानांतरण आदेश को चिपका दिया गया। हम श्रमिकों को कोई जानकारी नहीं और 242 श्रमिकों को सामूहिक स्थानांतरण कर दिया गया। कल होकर के हम लोग आए हैं, ड्यूटी पर आए हैं 10:30 बजे, तो कहा जाता है कि आप लोग का स्थानांतरण कर दिया गया है, अटेंडेंस रजिस्टर सीज हो गया है। उसी के अगेंस्ट में हम लोग ये धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति है कि अगर यदि मेरा मांग हमारे जीएम साहब नहीं मानते हैं तो मेरा ये धारणा प्रदर्शन का कार्यक्रम चलता रहेगा। जब तक नहीं मानेंगे आगे का मेरा कार्यक्रम आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिकांत शर्मा बाबू के आदेश पर हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा चलाई गई 2 दिवसीय मेगा टीकाकरण की सफलता को देखते हुए प्रशासन द्वारा इसमें और तेजी लाई जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाए गए 2 दिवसीय मेगा ड्राइव में सफलता के बाद अब तक जिले में 1,60,859 युवाओं ने पहला और 4,978 लोगों ने दूसरा डोज लिया है। आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि 6 माह में जिले की आबादी के 70% लोग को टीकाकरण कराना है। इसके लिए हर पीएचसी में केंद्र बढ़ाए जाएंगे, साथ ही अधिक से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हो इसके लिए भी मुख्यालय से समन्वय बनाया जाएगा। प्रखंडों में चल रही टीका एक्सप्रेस हर कस्बे में कैंप लगाकर टीकाकरण करेगी। साथ ही शहरी क्षेत्र के टीका एक्सप्रेस प्रत्येक मोहल्ले में कैंप लगाकर टीकाकरण करेंगे। ऑन द स्पॉट लोगों को टीका दिया जाएगा। ड्राइव का बहुत ही उत्साहवर्धक स्थिति है। कल जहाँ तक आप लोगों को मालूम हुआ कि लगभग 36,000 टीकाकरण हुआ। 16 तारीख को भी हुआ था 37,000 और आज भी
कल मिला करके कुल मिला जुला के 65-70 हज़ार से अधिक ही हुआ है। तो मिला जुला करके ये स्थिति कायम रहना चाहिए और ये कायम रहेगा तो हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। और जो सरकार का संकल्प है कि 6 महीने में 6 करोड़ युवाओं को टीका लगेगा और उसको मूर्त रूप देने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।